नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम क्लास 9th के लिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि टर्म 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है और एक चैप्टर है जिस पर कि हमें आज बात करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। हमारे भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से कोई गवर्नमेंटल ऑर्डर फॉलो होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस समझने का कोशिश करेंगे। कॉमनली अगर हम समझ के देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट है सर, है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 बेसिस पर काम करती है। पहले को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरे को कहते हैं जुडिशरी और तीसरे को कहते हैं लेजिस्लेटिव। ठीक, तो मतलब एक को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरे को लेजिस्लेटिव कहते हैं और तीसरे को जुडिशरी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट कोई ऑर्डर लेती है या कोई डिसीजन लेती है तो उसे हम कहते क्या है सर। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें एक बेसिकली तौर पर क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ डीज मेजर पॉलिसी डिजाइन डिसीजन टेक्स। कोई भी जो मेजर पॉलिसी या कोई भी डिसीजन जो होता है वो सरकार के द्वारा जो होती है उसको कैसे लिया जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें, इसके अंदर जो सब यूनिट है वो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर का। दूसरा हम लोग बात करेंगे डिसीजन मेकर्स के। पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर का, दूसरा बात करेंगे डिसीजन मेकर्स का और तीसरा बात करेंगे नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। इसके बाद इसके दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में भी 2-3 सब यूनिट है जिसको पढ़ना है। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो यही 3-4 सब यूनिट को कवर करना है। पहला जो है वो है हाउ इज मेजर पॉलिसी टेकन, पॉलिसी डिसाइड्स टेकन। किस तरीके से कोई पॉलिसी डिसीजन जो होता है वो किस तरीके से लिया जाता है और जिस बेस लिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम। आगे बात समझ में, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें हम लोग गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेंगे, डिसीजन मेकर्स की बात करेंगे, नीड ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे, नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले समझेंगे कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है सर और इसके कितने हाउसेस हैं। तीसरा जो सब यूनिट होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में होगा। उसके बाद हम लोग जुडिशरी के बारे में समझेंगे। यानी कि इस चैप्टर में मोटा मोटी हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है और लेजिस्लेशन का क्या रोल है। इस तरीके से देखो, सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम के समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी जो मेजर पॉलिसी होता है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है या किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी जो मेजर पॉलिसी होता है या डिसीजन होता है ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद चालू किया जाता है ना। गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही उस पर काम किया जाता है और इसी तरीके से हम लोग मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, है ना। अब आता है कि इससे ये चीजें पता चलती है सर डिसीजन मेकिंग से कि गवर्नमेंट किसी भी ऑर्डर को किस तरीके से ले रही है या किस तरीके से उसको अप्लाई कर रही है लोगों में। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कि ये गवर्नमेंट होता क्या है। ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकलेंगे
तो ये जो गवर्नमेंट है वो होते कौन है सर, ये क्या है गवर्नमेंट? तो इसको समझने के लिए हमें एक डिफिनेशन की ओर आना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल governing an organized community, generally a state. In the case of its board associative infinition, government normally consists of legislation, executive और जुडिशरी। यानी लेजिस्लेचर भी हो सकता है, जुडिशरी भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। हमारे लिए कॉमनली एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी होती है सर, जो किसी भी स्टेट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, इसी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट। अब इसके लिए देखिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। कॉमनली आप क्या देखते हैं कि जब भी सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है हमारे लिए, तो वहां पे 4 तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पहले आता है इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, दूसरा आएगा कंट्रोवर्सी ओवर द ऑर्डर, उसके बाद अपील किया जाएगा उसको कोर्ट में कि इसके इंप्लीमेंटेशन को रोका जाए, और सबसे पहले उसके बाद क्या होगा कि जो कोर्ट होगा सर, वो इसके लिए इंटरवेंशन करेगा या फिर मॉडिफिकेशन करेगा ऑर्डर में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसका, इशूइंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर की। ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कैसे होता है? तो देखो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है सर, गवर्नमेंट ऑर्डर इज रिटेन डायरेक्शन ऑन एन इशू साइंड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना, वो इस पर जब साइन करेगी तो ये ऑर्डर अपने आप निकल जाएंगे। यही जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम। इसी को एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि वन सच ऑर्डर वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990, मतलब 13 अगस्त 1990 रिगार्डिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, है ना। और इसी जो ऑफिस मेमोरेंडम है, या किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट का ऑर्डर रिलीज होता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो 31 अगस्त 1990 को जो ऑर्डर रिलीज हुई थी सर, वो ऑर्डर ये है, इट अलाउ 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसको SEBC कहा जाता है ना, SEBC इसको कहा जाता है, सोशली एंड एजुकेशनली या इकोनॉमिकली, दोनों कहते हैं, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो इस तरीके का एक ऑर्डर निकला, कब निकला, 13 अगस्त 1990 को, कि क्या होगा सर, कि जो SEBC कैटेगरी में जो लोग होंगे उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस किस पोस्ट में, तो सिविल पोस्ट और सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिविल पोस्ट और वैसे सर्विस में जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, इसमें क्या किया जाएगा, 27% रिजर्वेशन दिया गया। यही है गवर्नमेंट का ऑर्डर। अब हम लोग इसके दूसरे पहलू पर बात करें। सबसे पहले, अगर सरकार ऑर्डर की तो कंट्रोवर्सी होगा। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा किसान के बारे में, है ना, तो वहां पे किसान के लिए गवर्नमेंट एक ऑर्डर लाती है, कंट्रोवर्सी होता है, किसान क्या करता है कि धरना पे बैठ जाता है ना, बाद में सरकार उसको वापस ले लेती है। तो जब भी मेजर डिसीजन पॉलिसी की बात आती है, जब भी मेजर डिसीजन की बात करते हैं हम लोग, तो ये चीजें आपको कॉमनली देखने को मिलेगा कि कंट्रोवर्सी होगा, है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे कंट्री में 2 तरीके के लोग होंगे, है ना। पहला वो लोग होगा जिसको ऑर्डर फेवर कर रहा हो, तो वो लोग चाहेंगे कि ऑर्डर आए। दूसरा वो लोग होंगे जो ऑर्डर के अगेंस्ट में होंगे, है ना, जो ऑर्डर के अगेंस्ट में होंगे वो इसको अपोज करेंगे। तो देखो कंट्रोवर्सी ऑफ द ऑर्डर का मतलब है कि मान लो सपोज करो कि अगर कहा जाए कि कोई भी स्कूल है सर, उसमें जो गर्ल्स है और एक कम्युनिटी होगा जिसको बॉयज कहते हैं, है ना, गर्ल्स और बॉयज। अब कहा जाए कि सर गर्ल्स को एग्जाम में 3 मार्क्स
इसलिए मिल रहा है कि वो गर्ल्स है। तो देखोगे क्या कि ये जो प्रपोजल आया 3 मार्क्स मिलने का, लड़की लोग इसको सपोर्ट करेगी, है ना, इसको सपोर्ट करेगी, और वहीं पे लड़का क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो जो ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का, जिसके फेवर का ऑर्डर है वो उसको सपोर्ट करता है, और जिसके अगेंस्ट का है वो इसको अपोज करता है। और अपोज करने में जब वो जो चीजें का यूज करता है उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी, है ना। कभी कभी प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो जाता है ना, जिसके कारण देखोगे क्या कि मीडिया में वो ऑर्डर के बारे में खूब डिबेट होता है ना, और उसका बहुत सारा व्यू निकाला जाता है, बहुत सारा ओपिनियन के साथ किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, अब आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में अपील कर देते हैं, है ना। तो कोर्ट में वो जब वो अपील करते हैं तो दो चीजें होती है, या तो वो कहते हैं कि इनवैलिड कर दिया जाए, या अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन को, यानी जो अभी ये ऑर्डर लागू हो रहा है इसको अभी रोक दिया जाए। तो देखोगे क्या कि ऑर्डर कोर्ट क्या करती है, दो काम करती है, या तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को उसी समय स्टे कर देती है कि अभी लागू नहीं होगा, या फिर उस पर बहस होता है। ठीक, तो इसके बाद हमें पढ़ना है चौथा पॉइंट, और वो क्या है, कोर्ट इंटरवेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट एग्जामिन द कंस्टिट्यूटली वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर एंड मॉडिफाई इट। अगर सरकार के बनाए गए किसी भी कानून में कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो वो सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट को कि आप इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए। अगर उसके द्वारा किए गए मॉडिफिकेशन को सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उसको उस जो पार्टिकुलर किसी भी ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी एक्ट की बात करते हैं, तो सरकार क्या, कोर्ट क्या करेगा, उस ऑर्डर को खत्म कर देगा। ठीक, तो यही हमारा है गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर में हम लोग 4 टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले इशूइंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर, दूसरा कंट्रोवर्सी ओवर द ऑर्डर, तीसरा पढ़ते हैं अपील टू स्टॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, और चौथा कोर्ट इंटरवेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर। ये 4 चीजें बार बार लागू होती है, कब, जब ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट रिलीज करती है जो मास ऑफ पीपुल को अफेक्ट करे, है ना, मास ऑफ पीपुल को क्या करे, अफेक्ट करे। तो ऐसे ऑर्डर में कॉमनली ये चारों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर अभी हम किसान बिल की बात कर रहे थे, तो जो किसान बिल है सर, है ना, फार्मर लॉ जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो इसमें क्या देखा गया कि सरकार लाई, कंट्रोवर्सी हुआ, उसको लोग कोर्ट में गए, कोर्ट उस पर स्टे लगा दिया, फिर सरकार ही क्या कि उसको वापस ले ली, है ना। तो ये 4 पॉइंट कॉमनली किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप देखोगे क्या कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि कुछ ब्रांड अपना इसी पर कार्टून बनाते हैं। जैसे ये जो ब्रांड का नाम है अमूल, है ना, ये तुम देखोगे, ये इमेज आपके किताब में भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर दिस, ये जो है वो रिजर्व है किसके लिए, आउटस्टैंडिंग बटर क्लास। लेकिन इसका पहला पॉइंट देखो तो लिखा हुआ है ओबीसी, है ना। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक, तो इस आप देखोगे क्या कि जब भी नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा लिखा हुआ है ऊपर में, तो जब भी गवर्नमेंट कोई एक ऐसा ऑर्डर लाती है जिससे मासेस ऑफ लोग इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे स्थिति में मीडिया और एडवर्टीजमेंट भी इसका भरपूर फायदा उठाती है। ठीक, इसी तरीके के एक ऑर्डर है ना, जिसको कि हम आगे बात करेंगे, और वो क्या है, मंडल कमीशन के बारे में। अब बात आती है कि सर डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का काम करता है कौन, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब ऐसे समझो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो गए, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक,
मतलब गवर्नमेंटल पावर का सबसे ज्यादा अगर कोई यूटिलाइजेशन करने वाला ऑटोनोमस बॉडी है तो वो है प्राइम मिनिस्टर। ये कैबिनेट मीटिंग का भी टोटल लगभग सभी डिसीजन में इनका इंटरफेयर होता है, क्योंकि ये कैबिनेट के भी हेड होते हैं। तो हो गया तीसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्लियामेंट का, है ना। तो कॉमनली जो है प्रेसिडेंट का चलता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या था। देखो 1979 में, है ना, 1979 में गवर्नमेंट बनाती है SBCC, इसको कहते हैं सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1972, जिसको कि हम लोग कॉमनली मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या है कि मंडल कमीशन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको हेड कर रहे थे BP मंडल, है ना। इसी कमीशन का था कि दिस कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। 79 में कमीशन बनाया जाता है, 80 में ये रिपोर्ट करता है, और इसका कहना था, ये रिकमेंड करता है कि 27% ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। वो ऐसे लोग जो सामाजिक और शिक्षा के रूप में पिछड़े हुए हैं, उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक। अब देखो इसके दूसरे पॉइंट को अगर हम समझते हैं तो क्या पता चलता है कि 10 साल तक सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ली। एकाएक जनता दल की पार्टी आती है, उस समय प्रधानमंत्री होते हैं VP सिंह, है ना, VP सिंह होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 6 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इंडिया में। ठीक। और कैबिनेट इसको पास करके भेज देती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को। तो समझिए मंडल कमीशन था क्या। 1979 में गवर्नमेंट एक अपॉइंट करती है सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो हेडेड किया जाता है BP मंडल के द्वारा, और इसी का नाम दिया गया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन सरकार को एक रिपोर्ट देती है 1980 में, जिसमें वो बताती है कि 27% रिजर्वेशन अलाउ किया जाए किसको, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को। लेकिन 10 साल ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, कोई इस पर कोई काम नहीं करता है। जैसे ही 6 अगस्त 1990 को जनता दल पार्टी जो है, जनता दल गवर्नमेंट है, उसी का आज एक विंग्स है जिसको कहते हैं BJP, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो जनता दल थी सर, ये क्या की 6 अगस्त 1990 से इसको लागू कर दिया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो VP सिंह, और ये कैबिनेट में इसको पास करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज देते हैं, और तब से ही इंडिया में लागू हो जाता है क्या, मंडल कमीशन। आगे बात समझ में। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तब वहां पे बात करेंगे कि नीड ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं सर, और इंस्टीट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ये सब चीज हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और आप भी क्या करना है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब एंड शेयर, 2 काम करना है आपको। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। दूधो नहाओ, पूतो करो।